करेंगे सवाई माधोपुर से खबर। खेरदा शमशान घाट पुलिया के पास हादसा हुआ है। लटिया नाले में एक डंपर गिरा है। ड्राइवर को नींद आने के कारण पुल से टकराकर डंपर गिर गया। हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, ये एक राहत की बात है। डंपर चालक को हल्की चोट आई है। मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। देखिए, चालक को नींद आने की वजह से पुल से टकराकर जो है डंपर गिर गया। हालांकि कोई बड़ी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। हल्की चोट चालक को आई है। डंपर चालक को हल्की चोटें आई हैं। इस हादसे के कारण कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, ये एक राहत की बात रही है। मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ। चालक को नींद आने की वजह से जो है डंपर पुलिया से नीचे गिर गया। खेरदा शमशान घाट के पास ये लटिया नाले में एक डंपर गिर गया। चालक को नींद का झोंका आने के कारण जो है ये हादसा हुआ है, लेकिन कोई बड़ी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है, ये गनीमत रही। डंपर चालक को हल्की चोट आई है। मानटाउन थाना पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। लटिया नाले में डंपर गिरा है। सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, नींद आने के कारण चालक को जो है ये हादसा हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि देखिए चालक को हल्की चोटें आई हैं, कोई बड़ी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और चालक की क्या स्थिति, क्या उपचार जारी है अभी? बिल्कुल पूनम, जैसा कि आज तड़के से जल्दी सुबह यहाँ एक ये डंपर जो कि रणथंभौर रोड की तरफ से खेरदा की तरफ जा रहा था, वहीं शमशान घाट के पास जो लटिया नाला है उसमें एकाएक बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद जबकि आने से एकाएक जो डंपर है दूसरी ओर नाले में गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात सामने आई है, जैसा कि लोगों में चर्चा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग पुलिस बजरी का डंपर समझकर इसका पीछा कर रहे थे और इसी दौरान इसने रास्ते में और भी जगह एक्सीडेंट के खंबे तोड़ने जैसी बात भी सामने आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पर ये एकाएक जो तेज गति से जा रहा था, तो निश्चित तौर पर जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि आखिर नींद आई थी या फिर माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस के पीछा करने के चलते असंतुलित होकर ये जो डंपर था लटिया नाले में गिरा है। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जैसलमेर में हुए बस दुर्घटना के दर्दनाक हादसे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे हृदय विदारक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस दुर्घटना की सूचना उन्हें मिली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और घायलों के इलाज की त्वरित व्यवस्था करवाई गई। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता का भी तुरंत ही ऐलान किया गया, तुरंत मुहैया कराई गई। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमें एक मजबूत और प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, जैसलमेर बस हादसा जो हुआ है बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। मेरी ओर से जो इस दुनिया में से चले गए उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी बेहतर हो, ये ईश्वर से कामना है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने तत्काल संज्ञान लिया और स्वयं भी मौके पर पहुंचे, बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं, और ये घटनाएं नहीं हो इसके लिए अच्छी प्रबंध क्या किए जा सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी स्तर की लापरवाही किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। ये लापरवाही नहीं हो और इसके लिए मैकेनिज्म बने, बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे ये आगजनी हो, और भी घटनाएं हुई हो। मेरा तो फिलहाल तो यही है कि जो जेर इलाज हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम हो
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, तो उन्हें जो भी कठोर कदम उठाने पड़े। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जैसे ही इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए कल दोपहर बाद हो रही कोऑपरेटिव कोर्ट की बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया और जैसलमेर हादसे की जानकारी मिनट दर मिनट लेते रहे। इस बैठक को तुरंत ही छोड़कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री लगातार जैसलमेर के अधिकारियों से फीडबैक लेते रहे और घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश भी लगातार देते रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जैसलमेर से जोधपुर में घायलों की सुगम पहुंच के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के भी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही भारतीय सेना एवं स्थानीय नागरिकों की ओर से की गई मदद और राहत कार्यों पर सभी का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही जोधपुर में पीड़ितों के परिजनों के साथ खड़े रहकर उन्हें गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की चिकित्सीय रिपोर्ट और आवश्यक संसाधनों की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घायल के परिजन को अस्पताल में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। केकड़ी नगरपालिका के सफाई कर्मचारी एवं टेम्पो चालक आज वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों ने नगरपालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से शीघ्र भुगतान करने की मांग की। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते दीपावली जैसे त्योहार पर उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार का भी कहना है कि नगरपालिका से पेमेंट नहीं मिलने के कारण वह कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो देखिए, वेतन भुगतान की मांग को लेकर लगातार इनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की है। सफाई कर्मियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। देखिए, 4 महीने बीत गए हैं, उसके बाद भी इनके हाथ खाली हैं और अपने जो है हक के लिए ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इन्हें इनका वेतन दिया जाए, इनका मेहनताना दिया जाए। इतनी मेहनत, इतना काम करने के बावजूद जो है अपने वेतन के लिए लोग तरस रहे हैं, हड़ताल करने को मजबूर हैं। देखिए, अब इनकी तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है कि अगर अब भी वेतन नहीं दिया जाता है तो आंदोलन को मजबूर होंगे, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा है। ये आप खुद समझ सकते हैं इनका दर्द, कि किस दर्द से ये गुजर रहे होंगे। इनके घर जो हैं, घर में परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार वेतन मिले तो वो अपनी दिवाली के खुशियों को जो है मना सके। लेकिन देखिए, दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार, और उसमें भी इन कर्मचारियों के हाथ जो हैं खाली हैं। पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। लंबित वेतन को लेकर ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हैं, हर स्तर तक अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। फरवरी से पेमेंट नहीं हो रहा है। यो साहब के पास जाते, यो साहब ट्रांसफर हो गया, चेयरमैन साहब के पास जाते, दे देंगे करते। आज बोल रहा है फिर के 2-3 दिन रुकना पड़ेगा और ऐसे साहब की दबाव दे रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तुम नहीं चलाओगे तो किसी और को बुला के चलवाएंगे क्या। पेमेंट के लिए कहते हैं, यही करते हैं क्या, और धमकी देते हैं 5-5 हज़ार रुपये काटेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। कौन है सफाई कर्मचारी? कौन? ये हम तो ड्राइवर है 4-5 जने तो, और ये सफाई कर्मचारी है। हमारी 4 महीने के बिल दिया हुआ है, अंदर 4 महीने से बिल पास नहीं हो रहा है। 7 महीने हो गए पूरे काम करते हुए, उसका बिल पास नहीं हुआ। फिर भी 4 महीने का, चलो 4 महीने का तो दे, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा। अब वो अकाउंट साहब, ये अंदर के ऑफिस वाले बोलते हैं कि ना, क्या बोलते हैं, ठेकेदार अपने जेब से देगा। तो जनवरी से तो ठेकेदार दे ही रहा है जेब से, अब कब तक वो जेब से देगा बेचारा। अब त्योहार में बच्चों को कहाँ मंदिर बिठाएं या कहाँ जाए। अब सफाई के अलावा हमारे पास और कोई काम भी नहीं है, क्या करे बताओ। क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमें पैसे दिलाओ, खर्चा लिए दिलवा दो, पैसे देंगे जब ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम हड़ताल पे बैठे हैं।
राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्व अधिशासी अभियंता राम अवतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र के नेतृत्व में चल रहे अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि मीणा ने अपनी वैध आय से 115% अधिक करीब 2 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। एसीबी की गोपनीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट और मकान, रोहिणी नगर में मुख्य मार्ग पर करोड़ों रुपए की जमीन, अचलपुरा में लाखों रुपए की जमीन, गंगापुर सिटी में मुख्य चौराहे पर प्लॉट और करौली के खिरखिड़ा गांव में आलीशान फार्म हाउस खरीदा है। इसके अलावा गंगापुर सिटी और हिंडौन के धंधावली में उनकी संपत्तियां पाई गई हैं। एसीबी की टीमें वर्तमान में जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली सहित करीब 1 दर्जन ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की ओर, सरमथुरा कस्बे में गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग में तोड़फोड़ की है, जिससे लोग जो हैं काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। शिवलिंग पूरा खंडित हो गया है, जिससे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा आहत हुई हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले भर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर से लाई जा रही निजी बस से 4,460 किलोग्राम नकली मावा जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपोल के निकट बाघड़ अस्पताल गेट के पास विभाग की टीम ने जांच के दौरान एक निजी बस को रोका। बस में 223 टीन में भरा हुआ मावा पाया गया, जिसकी प्रारंभिक जांच में स्टार्च की मिलावट की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि सुमेरपुर शहर में नकली घी और मावे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जो त्योहारी सीजन में बहुत अधिक मात्रा में जो मिठाइयाँ बनती हैं, उसको लेके विभाग लगातार नज़र बनाए हुए था और आज हमें सूचना मिली थी कि बहुत भारी मात्रा में बीकानेर से मावा लोड हुआ है। तो उस पर हमने एक योजना बनाकर हमने 2 बसों को पकड़ा है, जिसमें से 231 टिन, जिसमें एक टिन में लगभग 20 किलो मावा होता है। तो इस प्रकार से कुल 4,660 किलो। जैसलमेर में बस अग्निकांड का शिकार 20 लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गई है। अपनों की तलाश कर रहे परिवारों के 2 मेंबर्स के सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी और जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार देर रात 19 शवों को जैसलमेर से जोधपुर लाया गया। इनमें एक पोटली भी थी, जिनमें केवल हड्डियां ही थीं। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी पहले से ही जोधपुर में थी। हादसे के दौरान बस में 57 सवारियां थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। अग्निकांड में 15 लोग 70% तक झुलस गए हैं। घायलों में एक कपल भी है, जो कि प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा था। तो वहीं हादसा जोधपुर रोड पर थैयाद के पास होना बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बिना सुरक्षा बंदोबस्त वाली बसों को बंद किया जाएगा। बैरवा ने कहा कि हम अभियान चलाएंगे और तय करेंगे कि बिना सुरक्षा वाली बसें सड़कों पर ना चलें। ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैरवा ने कहा कि इस बस में आग क्यों लगी, जांच करने के आदेश दिए गए हैं। किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना हुई है और इस
घटना को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी रात को ही उस स्थान पे भी गए और सब अधिकारी और प्रशासन को लेकर पूरी जांच भी करवा रहे हैं और उन्हें जो घायल है उनको भी हॉस्पिटल में ले जाकर और उनका अच्छा इलाज हो पूरी व्यवस्थाएं करके आए हैं। और सभी हमने भी डिपार्टमेंट में के लोगों को कह के हमारे अधिकारी कर्मचारियों और उनकी जांच कर रहे हैं कि क्या तकनीकी खराबी उसमें रही है। गाड़ी की फिटनेस भी 2027 तक थी, इंश्योरेंस भी उसका 26 तक है, लेकिन क्या कोई तकनीकी खराबी हुई है या क्या गड़बड़ी हुई उसकी जांच आने के बाद हम देख रहे हैं और हमारे अधिकारी अभी लगे हुए हैं। अगर इसमें किसी की लापरवाही भी हो तो उस पर भी कार्रवाई होगी और जितने भी इस तरह के जो मॉडिफाई बसों को कर लेते हैं उनके भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये सघन अभियान चला के इस तरह की जो गाड़ियां हैं जो स्वयं मालिक उसको रजिस्टर कराने के बाद में मॉडिफाई कर लेता है, हमने पहले भी इस पे कार्रवाई करते रहे और आगे भी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं कि ऐसी घटना आगे कहीं नहीं हो। पूरी उन्हें 20 जनों इसमें कैजुअलिटी हुई है, उनके लिए भगवान से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। और सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सरकार पूरी तरह उनके सहयोग के लिए साथ हैं, ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। पढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा के रामगंज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे भाई की शादी की तैयारी कर रहे बड़े भाई बुरहान खान अचानक 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार बुरहान अपने मकान पर शादी की सजावट कर रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने से वह सीधे सड़क पर आ गिरा। गिरने की आवाज सुनकर परिजनों और मोहल्ले वालों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल ही ऑटो की सहायता से बुरहान को रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां नगर परिषद कर्मचारियों ने पेमेंट नहीं होने को लेकर हड़ताल की है। सुबह नहीं की बाजार सहित गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी कर रहे हैं समर्पित अवकाश के भुगतान की मांग। नगर परिषद आयुक्त की समझाइश के बाद काम पर लौटे हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर लौट सकते हैं ये कर्मचारी। इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है। चलिए पढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर। अंता विधानसभा उपचुनाव के टिकट पर राजे की मोहर लगेगी। आज भाजपा करेगी प्रत्याशी की घोषणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं वसुंधरा राजे के आवास पर। यहां पर चुनाव को लेकर जो है भाजपा आज प्रत्याशी की घोषणा करेगी और इसको लेकर बातचीत के लिए पहुंचे हुए हैं मदन राठौर। उपचुनाव के टिकट पर राज्य की मोहर लगेगी और इसी के साथ आज भाजपा करेगी प्रत्याशी की घोषणा। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। उनके आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे, बातचीत के लिए पहुंचे। अंता विधानसभा उपचुनाव के टिकट पर राज्य की पहले मोहर लगेगी और उसके बाद भाजपा अपना प्रत्याशी की घोषणा करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए। और इसके बाद देखिए उपचुनाव के टिकट पर वसुंधरा राजे की मोहर लगेगी और इसी के साथ प्रत्याशी की घोषणा करेगी बीजेपी। तो आज बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर, उनसे मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ उपचुनाव के टिकट पर राजे की मोहर लगेगी और इसके बाद जो है भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। विचार मंथन किया गया
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब मदन राठौर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। टिकट पर पहले राजे की मोहर लगेगी और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा करेगी। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं मदन राठौर और इसके बाद संभावना है प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल जो समय जा रहा है वही समय जा रहा है। कभी भी कौन होगा ये घोषणा हो जाएगी। लेकिन चूंकि अंतः विधानसभा का चुनाव सरकार के लिए बहुत अहम है। अगर हम इस दृष्टि से बात करें, क्योंकि सरकार को करीब 2 साल होने जा रही हैं और कई बार एक जनता का मानस बनता है कि सरकार लगातार जो काम कर रही है, लगातार जो जनता के हित के फैसले लिए जा रहे हैं और जैसा ही सरकार दावा भी कर रही है, क्या उसका असर जनता के बीच हो रहा है। तो कई बार हम लिटमस टेस्ट भले ही ना कहें इसको, लेकिन जनता उस रूप में ले लेती है कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम ये बताएंगे कि जनता सरकार के कामों पर मोहर लगाएगी या विपक्ष के हमलों पर मोहर लगाएगी। तो ये कई बार ऐसा नैरेटिव बन जाता है। तो ऐसे में सरकार को पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लेना होगा। दूसरा, चूंकि अंतः की अगर हम बात करें तो अंतः से जो भारतीय जनता पार्टी को चयन जो कर रहा है प्रत्याशी, कई समीकरणों को ध्यान में रखना होगा। वहाँ पर नागर है, मीणा है, सैनी है, एससी वर्ग है, जनरल वोट बैंक है। ये बड़ा एक डोमिनेट 3 जो कास्ट है वो डोमिनेट कास्ट है, तो उनमें से एक का चयन करना है। नरेश मीणा के मैदान में आने के बाद ये मामला कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ और बीजेपी पक्ष में जा रहा है। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर अपने प्रत्याशी का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का वहाँ बड़ा आधार है। 2 बार वहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं, उनका जमीनी धरातल भी मजबूत है। ऐसे में प्रमोद जैन भाया को पटकनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी चयन में सावधानी बरतनी होगी। एक लंबी फहरिस्त अंताज से सामने आ रही है, चाहे उसमें प्रभुलाल सैनी का नाम, मोरपाल सैनी का नाम, आपके नंदलाल सुमन का नाम, आनंद गर्ग का नाम, ये तमाम जो नाम है ये सामने आ रहे हैं। कई इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं कि धाकड़ समाज से टिकट दिया सकता है, तो नरेंद्र नागर के नाम की चर्चा भी हो रही है। कई तमाम नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी किस नाम पर मोहर लगाती है या इनके इतर कोई नाम सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा एक लगातार एक्सरसाइज की जा रही है। उससे पहले सीएम खुद और अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले, लंबी मंत्रणा हुई, चिंतन हुआ, मंथन हुआ, क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का प्रभाव है वहाँ पर, उनका वो क्षेत्र है। ऐसे में बीजेपी को एकता के साथ चुनाव लड़ना होगा। वसुंधरा राजे की बात को पूरी तवज्जो देनी होगी, उनकी राय को तवज्जो देनी होगी और संगठन को मिलकर वो चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में चूंकि अब समय है नहीं, पार्टी को जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करना है। मदन राठौड़ पहुंचे हैं, चर्चा हो रही है और मेरा मानना है कि जल्दी उस नाम पर मोहर लग जाएगी जिसको भारतीय जनता पार्टी अंतासी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। जी पूनम। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल जो है वसुंधरा राजे से विचार मंथन और नाम को लेकर यहाँ पर जो है तय किया जाएगा और इसके बाद आज भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी।